Dear students, periodic table lecture 01, थर्ड चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पहला देखा था मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिर देखा अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड नाउ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल भी एक बेस चैप्टर है जिसके अंदर नीट से लगभग 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन से 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 एंड जेई एडवांस में 2 क्वेश्चंस दोनों पेपर्स मिला करके आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अलावा अगर हम देखें तो ये पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है ये केमिकल बॉन्ड, इसी का एक्सपेंशन आगे केमिकल बॉन्डिंग में है। पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ एटम एंड एलिमेंट्स। हम किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर समझते हैं, उसके एटम्स का बिहेवियर समझते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर उसी के बेस पर आगे हम केमिकल बॉन्डिंग, जो कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस जो कि जनरली मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं नेचर में या लैटिस के रूप में रहते हैं, उनका बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। तो जब हम एटम का बिहेवियर समझेंगे तभी हम मॉलिक्यूल का बिहेवियर समझ पाएंगे। जितने भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक आगे ये चैप्टर्स आएंगे, ये 11th में आएगा, ये 11th और 12th दोनों में है, और ये इसका कुछ पार्ट 11th में, कुछ पार्ट 12th में, और ये पूरा 12th के अंदर है। तो ये सारे चारों चैप्टर्स इसी पर बेस्ड है। अगर पीरियोडिक टेबल आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो समझ में नहीं आई, तो आगे आप इन चैप्टर्स को भी नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। मेनली हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते क्या क्या हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले तो जो मेन पार्ट, इसका जो सबसे पहला पार्ट है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम एलिमेंट्स को, हम एटम की स्ट्रक्चर देख चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं, N+L रूल देख चुके हैं, पाउलीज रूल ऑफ बुक प्रिंसिपल पूरा देख लिया, जिसमें पाउली भी आया था, हुंड भी आया था और N+L रूल भी आया था। अब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट्स के बिहेवियर डिसाइड होते हैं। किसी भी एलिमेंट का, उसके एटम का बिहेवियर क्या होगा, उसके एटम का बिहेवियर उस एलिमेंट का बिहेवियर है, वो क्या होगा, इस बेस पर डिसाइड होता है कि उस एलिमेंट का बिहेवियर क्या होगा, और वो डिसाइड होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन पर। भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो लास्ट सेल है, वैलेंस सेल जिसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, जो संयोजी कोष, बाह्यतम कोष है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे डिसाइड होता है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, यानी मेटल एलिमेंट्स होगा, या उसका जो उस एलिमेंट का जो एटम वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा वो नॉन मेटल एलिमेंट होगा, और उसके बेस पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स को तरह तरह से क्लासीफाई करना सीखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और क्लासिफिकेशन जो है ना, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। ये बेसिक, कोई भी आपसे पूछे कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, और चाहे वो बॉटनी में प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो जूलॉजी में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो, क्लासिफिकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। ये एक मूल मानव स्वभाव है। अभी किसी बच्चे के पास, अगर आपके पास मान लीजिए 6 पेन हैं, 5-6 पेन पड़े हैं, तो आप उनको क्लासीफाई कर लोगे। 1-2 पेन जो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महंगे क्वालिटी के हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी के, उनको आप पार्टी के लिए रख लोगे कि भी उनको आप पार्टी में ले जाओगे, इनको आप जनरली यूज़ नहीं करोगे। जो नॉर्मली स्मूथ लिखने वाले हैं उनको आप डेली पर्पज़ में यूज़ करोगे, तो आप क्लासिफिकेशन कर लोगे। आपके पास ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, तो आप उन कपड़ों को आप जो है वो क्लासीफाई कर लोगे कि ये पार्टी वियर्स हैं, ये रूटीन वियर है, ये मैं घर पे पहनूंगा। तो इस तरह से आप जो है वो क्लासिफिकेशन कर लेते हो। हमेशा आपके पास रजिस्टर्स है तो आप उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हो कि ये मैं थ्योरी रजिस्टर रखूँगा, ये क्वेश्चन बैंक रजिस्टर रखूँगा, ये रफ रजिस्टर रखूँगा, उनको कैटेगराइज कर लेते हो। तो क्लासिफिकेशन इज़ ए बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। जब भी हमें कोई एक जैसी बहुत सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट होती है तो हम उनको सुविधा के लिए, ईज़ ऑफ स्टडी के लिए, मेमोराइज़ करने की ईज़ के लिए हम उसको क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हम उस जब क्लासीफाई करते हैं तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और ग्रुप्स के किसी एक मेंबर को स्टडी करके हम पूरे ग्रुप के सारे मेंबर्स के प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। हर एक को इंडिविजुअली पढ़ना नहीं पड़ता, हमें हर एनिमल को इंडिविजुअल नहीं पढ़ना पड़ता, हमने उनको ग्रुप्स में, जीनस में, स्पीसीज़ में क्लासीफाई कर दिया।
उसी तरह से क्लास में क्लासीफाई कर दिया, प्लांट्स को भी हमने ऐसा कर दिया, और उस ग्रुप का हम एक प्लांट पढ़ लेंगे तो उस ग्रुप के बाकी सारे प्लांट्स का हमें पता चल जाएगा। तो सेम यही फंडा हमने यहाँ लगाया। तो बेसिक एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ईज ऑफ स्टडी। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, द मेन एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, चाहे वो बॉटनी का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन दिया होगा ईज ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुगमता। तो ये सबसे बेस्ट चॉइस है। ईज ऑफ स्टडी के लिए हमेशा क्लासिफिकेशन किया जाता है, साइंस में कहीं भी किया जा रहा हो। दूसरी चीज़, पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे एफर्ट्स हुए, बहुत सारे। तो हम पहले देखेंगे कौन कौन से एफर्ट्स हुए मेंडलीव से पहले। 1869 में साइंटिस्ट मेंडलीव ने पहली पीरियोडिक टेबल बनाई। ये पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इसको पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं, है ना। इस टेबल का नाम एलिमेंट्स की टेबल बोलना चाहिए था, एलिमेंटल टेबल, टेबल ऑफ एलिमेंट्स बोलना चाहिए था। इसका नाम पीरियोडिक टेबल क्यों पड़ा, आवर्त सारणी बोलते हैं हिंदी में, तत्वों की सारणी बोलना चाहिए था। तत्वों की आवर्त सारणी क्यों बोलते हैं, ये आवर्त वर्ड, पीरियोडिक वर्ड का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये भी समझेंगे हम। तो हम मेंडलीव से पहले 1869 से पहले जो जो एफर्ट्स हुए थे क्लासिफिकेशन के, पहले हम उनको स्टडी करेंगे, उसको हम बोलेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम 1869 के अंदर जो सबसे मेन एफर्ट हुआ वो हुआ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल दी जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स थी, और वो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट बहुत फेमस हुई। मेंडलीव के कार्य को बहुत ज़्यादा सराहाया गया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, और वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपन पूरी स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उनको दूर करते हुए फिर अपन ने आगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया। फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जो हम आज मानते हैं, आज हम स्टडी करते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी का दीर्घ रूप और आधुनिक आवर्त सारणी, ये तीनों हम स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स को तरह तरह से ब्लॉक्स में क्लासीफाई करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। और भी तरह तरह से, और बोहर ने एक और तरह से एलिमेंट्स को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर्ट गैसेज। ये क्या क्लासिफिकेशन था, इसको बोहर्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसको देखेंगे। फिर बोहर के क्लासिफिकेशन के बाद में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में एलिमेंट्स को देखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स नेचर के हैं। और कुछ एलिमेंट्स हमने बना रखे हैं, तो नेचुरल एलिमेंट्स भी है, सिंथेटिक एलिमेंट्स भी है, जो हमारे द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियली, जो कभी नेचर में हुआ करते होंगे लेकिन अब नहीं है, तो सिंथेटिक एलिमेंट्स। एक और तरह से हम जो एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई करेंगे कि कौन कितने सॉलिड्स हैं, कितने रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और कितने रूम टेम्परेचर पर गैसेज हैं। तो हम तरह तरह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। उसमें हम बीच बीच में ये ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोइनेज मेटल ग्रुप किसको बोलते हैं, है ना, हेलोजन एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, चैल्कोजन्स किनको बोलते हैं, ये सारी बातें देखेंगे। और पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। और पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के बाद हमें किसी भी एलिमेंट का अगर बता दिया जाए सिंबल, तो हम जो है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताने में कैपेबल होंगे, उसका ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल में और उसका पीरियड कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, वो हम बताने में कैपेबल होंगे। या हमें बोल दिया जाए कि ये पीरियड वाला, इस पीरियड का ये ग्रुप वाला एलिमेंट है, तो बताइए ये एलिमेंट कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम पहचान लेंगे इस पूरे टॉपिक को करने के बाद। कई बार ऐसे करते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं कि किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर उस पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन से पीरियड में होना चाहिए, कौन से ग्रुप में होना चाहिए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो यूँ भी बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, जेड पर बेस्ड है पीरियोडिक टेबल, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक किसी एलिमेंट का पता नहीं चलता, प्रैक्टिकली साइंटिस्ट किसी एलिमेंट को डिस्कवर करने के बाद उसके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर डिसाइड होता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में। बिकॉज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पोजीशन बनेगी। मान लीजिए अगर आप किसी एलिमेंट को डिस्कवर कर लो नेचर के अंदर, है ना, कोई नेचुरल एलिमेंट है आपको मिल गया, या आपने कोई नया एलिमेंट सिंथेसाइज कर लिया लैब के अंदर आर्टिफिशियली, तो केवल एलिमेंट को डिस्कवर करते ही आप उसको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं दे पाओगे। आपको मैं बता दूं, जब आज
अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, इस समय 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरी हो गई है, लेकिन जिनको अभी तक हम जो है वो ऑफिशियली पीरियोडिक टेबल में पोजीशन लगभग दे चुके हैं, लेकिन 100% कन्फर्म होकर के नहीं दिया है। 130 नंबर, 115 नंबर एटॉमिक नंबर, 117 एंड 118। इसको आजकल बोलते हैं निहोनियम, है ना। पुरानी बुक्स में तो लिखा हुआ है कि ये 4 एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुए हैं, आज से 4-5 साल पुरानी बुक के अंदर। अभी इनकी 2016 में डिस्कवरी हो गई, इनको सिंथेसाइज कर लिया गया। 2017 में इन एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए जा रहे हैं, डिसाइड किए जा रहे हैं स्पेक्ट्रम ले लेकर के। बहुत हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए इन पर स्टडी करना इतना आसान नहीं है। हाफ लाइफ टाइम बहुत कम होता है, सिंथेटिक एलिमेंट है, बनते ही वापस दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसकी जिम्मेदारी है वो इन एलिमेंट्स को, जो साइंटिस्ट ने जिन लैब्स ने लेबोरेटरीज़ के अंदर आर्टिफिशियली एलिमेंट्स बनाए गए हैं। ये जापान में बनाया गया था निहोनियम, इसलिए निहोन जापान का नाम है, द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, निहोन उसको बोलते हैं, और जापान, तो इसलिए इसका नाम पड़ा निहोनियम। इसी तरह से जो है 115 नंबर, 117 नंबर, इसको बोलते हैं मॉस्कोवियम, इसको रसिया की लैब ने बनाया था, इसलिए इसका नाम मॉस्कोवियम पड़ा। इसको टेनेसीन बोलते हैं, TS, और 118 को ओगेनोसन। तो अब इन एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इनको पोजीशन नहीं दी गई है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इनका डिस्कवरी हो गई है, इनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी चल रही है, इनका सिम्बोलाइजेशन हो गया है, इनका नॉमेनक्लेचर अभी 2018 में हुआ था। 2018 में IUPAC ने इन चारों के नॉमेनक्लेचर को डिक्लेयर किया था और कहा था जब भी कोई नया एलिमेंट्स का कोई सिंबल या नेम एंड सिंबल जब डिक्लेयर किया जाता है IUPAC के द्वारा, तो IUPAC क्या करता है कि 1 साल तक उसको टेम्प्रेरी नेम, टेम्प्रेरी सिंबल देता है, और वो कहता है कि भाई किसी को कोई नाम से आपत्ति हो तो बता दो। कई बार किसी नाम से हो सकता है किसी को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा हो, वो नाम किसी कंट्री के हिसाब से ठीक नहीं हो, कोई कुछ भी आपत्ति हो सकती है, तो 1 ईयर तक टेम्प्रेरी नाम दिया जाता है, टेम्प्रेरी सिंबल दिया जाता है, और जब तक कोई आपत्ति नहीं आती तो फिर आफ्टर 1 ईयर IUPAC एक फिर मीटिंग करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और वो जो है वो उसको परमानेंट सिंबल और नाम दे देता है कि भाई इन नामों पर कोई आपत्ति नहीं आई है, सो वी आर गिविंग दिस नेम। और ये जो नेम और सिंबल होते हैं ना एलिमेंट्स के, ये लैटिन नेम के बेस पर होते हैं, या कोई भी डेड लैंग्वेज, लैटिन नेम, लैटिन लैंग्वेज या संस्कृत या ग्रीक लैंग्वेज, उनके बेस पर होंगे। ज़्यादातर के लैटिन नेम पर बेस्ड है, क्योंकि जो डेड लैंग्वेजेज हैं इनकी वर्ड्स भी अब ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा। इंग्लिश, हिंदी, ये क्या लिविंग लैंग्वेजेज हैं, इनके वर्ड्स आज भी चेंज हो रहे हैं। इसलिए ये जो एनिमल्स के नेम होते हैं, प्लांट्स के नेम होते हैं, एलिमेंट्स के नेम होते हैं, ये हमेशा डेड लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। डेड लैंग्वेजेस उनको बोलते हैं जिन लैंग्वेजेस की पूरी जो भाषा प्रणाली है वो पूरी कंप्लीट, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड सारे डिस्कवर हो चुके हैं और अब कोई नई डिस्कवरी उसके अंदर नहीं हो रही है। तो उन नाम, वो जो डेड लैंग्वेज होते हैं अपने आप में कंप्लीट होती है, और उन कंप्लीट डेड लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो एलिमेंट्स, एनिमल्स, प्लांट्स के नेम दिए जाते हैं। तो लैटिन नेम या कुछ ग्रीक नेम पर है, कुछ संस्कृत के वर्ड्स पर भी कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं। तो इस तरह से अभी तक इनको ऑफिशियली पोजीशन नहीं दिया गया है। इसलिए कोई हमसे पूछे कि बताइए एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हो चुके हैं, तो आप बोलोगे 118 एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर चुके हैं, सिंथेसाइज कर चुके हैं। लेकिन जब हम आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 2020 के अंदर, तो उस समय कोई आपसे पूछे कि बताइए पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे 114 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं 118, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं अभी तक ऑफिशियली 114 है। ये 4 नहीं है। इन चारों के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जा रहा है, इन चारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड किया जा रहा है स्पेक्ट्रम ले लेकर के, और जब वो सारी चीज़ें एकदम 100 और 99% डिसाइड हो भी चुका है, तो पूरा 100% डिसाइड होने के बाद जब कोई शक सुबह नहीं रहेगा, उसके बाद साइंटिस्ट क्या करेंगे कि ऑफिशियली मीटिंग करके इन चारों को कहेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज़ के बेस पर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इनकी ये पोजीशन सबसे बेस्ट है, और पोजीशन दे देंगे, पीरियड और ग्रुप नंबर बता देंगे। और उस दिन हम बोलेंगे नाउ आवर पीरियोडिक टेबल हैज़ 118 एलिमेंट्स। सो 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर 114 येट। दीज 4 एलिमेंट्स अभी इनको पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन देना बाकी है।
और लगभग फाइनल प्रोसेस चल रहा है। किसी भी पल जो है वो घोषणा हो सकती है, किसी भी मंथ जो है IUPAC की मीटिंग होकर के इनको ऑफिशियली पोजीशन देने का डिक्लेरेशन हो सकता है। तो इस तरह से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देना, उनके कॉन्फ़िगरेशन को देख करके, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख करके, ये एक बड़ा जिम्मेवारी का काम है। ऐसे नहीं कि कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ और हम पीरियोडिक टेबल में रख देते हैं, ऐसे नहीं होता। तो एक तो अपन ये देखेंगे, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखने के बाद फिर हम देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के आवर्ती गुण, तत्वों के आवर्ती गुण। फिर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। मेनली हम एक तो प्रॉपर्टी देखेंगे एटॉमिक रेडियस, परमाणुवीय त्रिज्या। दूसरा हम देखेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। तीसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथा हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी। एंड ई के अंदर हम तीन प्रॉपर्टीज़ को एक साथ देख लेंगे, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन तीनों को एक साथ ही देख लेंगे। ये 5 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की नहीं देखेंगे। कंपाउंड्स की डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स को, एक मैनर में, एक पैटर्न में एलिमेंट्स को अरेंज करके जब हम पीरियोडिक टेबल में एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट से रिलेटेड जो रेडियस होती है, एलिमेंट्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, सब समझेंगे। इनको, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखेंगे। और फिर जब हम इनका ट्रेंड देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टीज़ एक डेफिनेट सीक्वेंस में चलने पर, एलिमेंट्स के एक डेफिनेट सीक्वेंस में चलने पर, ये एक डेफिनेट मैनर में चेंज होती हुई वापस बार बार रिपीट होती हैं। रेडियस जैसे पीरियड में लेफ्ट राइट चलने पर पहले एक डेफिनेट पैटर्न में घटती है, फिर जैसे पीरियड पूरा होता है वापस बढ़ जाती है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ ये डेफिनेट एटॉमिक नंबर के बाद वापस इनके पैटर्न, जो चेंज होने का पैटर्न है वो लगातार उसी तरह चेंज नहीं होता, वापस रिपीट होता है। पीरियोडिकली वापस प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन आता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ता है, पीरियड खत्म होता है, हाईएस्ट आई पे आ जाता है, फिर वापस नए पीरियड में आते हैं, लेफ्ट साइड में नीचे आ जाते हैं वर्टिकली, तो वापस लेस आई पे आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह मैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करूं तो इसका रेडियस से इसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, है ना। फिर इसका रेडियस ज़्यादा होने के बाद फिर इसका रेडियस वापस थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इससे कम होगा इसका रेडियस, इससे कम होगा इसका रेडियस, इससे कम होगा इसका रेडियस, और कम और कम और कम, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस घटेगा। ये इनर्ट गैसेज है, इनकी रेडियस थोड़ी कम नोन है, जो इनकी जो सही रेडियस है, एक्चुअल रेडियस है वो कम नोन है, हीलियम की भी कम नोन है, हाइड्रोजन, इनके देख लो कि यहाँ पर रेडियस कम होगा, फिर अचानक से वापस यहाँ बढ़ जाएगा, वापस इससे भी ज़्यादा मिलेगा इसका, तो घटते अचानक से क्या हुआ, बढ़ गया, फिर वापस थोड़ा घटेगा, फिर पोटेशियम आते वापस बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएं तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते फिर वापस इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी वापस इंक्रीज हो जाती है, फिर वापस डिक्रीज होती है, फिर वापस इंक्रीज हो जाती है। तो पीरियोडिकली चेंज होती है, आवर्ती रूप से चेंज होती है। कोई चीज़ बढ़ती फिर अचानक से वापस कम हो जाती है, फिर थोड़ी देर तक बढ़ती है, फिर कम हो जाती है ना। इस तरह से ये, इसी तरह से इन सब का पैटर्न ऐसा ही है, इसलिए इनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, because these properties changes in elements periodically in a definite pattern। पहले घटते फिर अचानक वापस बढ़ेगी, फिर घटना चालू होगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटना चालू होगी, या घटते पहले घटेगी, फिर वापस बढ़ना चालू हो जाएगी, इस तरह से। और कौन सी प्रॉपर्टी कैसे पीरियोडिकली चेंज होती है वही हमें देखनी है, और वो कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी किस पैटर्न में चेंज हो रही है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन दैट प्रॉपर्टी। उस गुण में आवर्तता कैसी है, आवर्तता किस प्रकार है, पीरियोडिसिटी कैसी है,
पीरियोडिसिटी का पैटर्न क्या है, ये बात हम जानना चाहते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एक एक प्रॉपर्टी को समझेंगे, उनको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर समझेंगे, तभी जाके हम उनकी पीरियोडिसिटी समझ पाएंगे कि उनकी पीरियोडिसिटी ऐसी क्यों है। और ये सब बातें आगे केमिकल बॉन्ड में बहुत काम आएगी। जब हम एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो किस तरह मॉलिक्यूल बनाते हैं, कौन कौन से एटम किस किस तरह के केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कौन से एटम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कौन से एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से एटम मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ये डिसाइड होता है उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से। उन एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टी, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो कैसी है, इस बेस पर डिसाइड होगा कि अच्छा एक ऐसा एटम और एक ऐसा एटम पीरियोडिक प्रॉपर्टी रखने वाला, एक लेस आईपी वाला एक मोर आईपी वाला मिलकर अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो ऐसा बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड के फलस्वरूप जो रिजल्ट के कारण उस बॉन्ड के वजह से जो मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बनेगा या लैटिस बनेगा वो इस प्रॉपर्टी वाला होगा। एक हाई आईपी वाला बना, दो हाई आईपी वाले आ गए, तो वो रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे और कौन सा इंटाइटी बनेगा और उस इंटाइटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ इंटाइटीज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, डिपेंड्स अपॉन द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। इन कंबाइनिंग एटम्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसलिए हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। हम देखिए पहले हमने एक सिंगल एटम की स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में देखा और उस स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, कौन से ऑर्बिट्स सब ऑर्बिट्स होते हैं। फिर हम उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर फिर हम कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। और हम सारे केमिकल सब्सटेंस नेचर में जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का कंपाउंड हो, कौन कौन से कंपाउंड किस किस पैटर्न में नेचर में रह रहे हैं, सारी बात जान जाएंगे। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, ये 3 चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो हम एक एक केमिकल सब्सटेंस का बिहेवियर समझ जाते हैं। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें कोई आके बता दे कि साहब सोडियम और फ्लोरीन मिल के रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो हम बता सकते हैं, इतनी केमिस्ट्री हमारे अंदर आ जाएगी कि वास्तव में वो दोनों रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कौन से टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन मिल रहे हैं तो क्या मिलेंगे क्या, और मिलेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, उसका जो वो मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा या लैटिस के फॉर्म में रहेगा, उस मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह रहा है तो उस मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होगा, और लैटिस के रूप में रह रहा है तो उस लैटिस का बिहेवियर क्या होगा। तो ये 3 चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि ये हमारा बेस बनाते हैं केमिस्ट्री का। इसके बाद हमें केमिस्ट्री पूरी अच्छी तरह समझ में आने लग जाती है, हम केमिकल सब्सटेंसेस का बिहेवियर जान जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पीरियोडिक टेबल में, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक फंडामेंटल ह्यूमन बिहेवियर है, एक मूलभूत मानव स्वभाव है। जब हमारे पास 1800 आते आते लगभग 31 एलिमेंट्स हम नेचर में डिस्कवर कर चुके थे। हाइड्रोजन डिस्कवर हो चुका था, ऑक्सीजन डिस्कवर हो चुका था, नाइट्रोजन डिस्कवर हो चुका था, है ना, और बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो, बहुत सारी मेटल्स डिस्कवर हो चुकी थी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्रोमियम, ये सारे एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर चुके थे, है ना, और 31 एलिमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें ये महसूस हुआ, आवश्यकता इस बात की महसूस हुई कि अब हम इनको क्लासीफाई करें, इन एलिमेंट्स को। तो हम क्लासिफिकेशन करने लगे, एफर्ट करने लगे। उसके बाद 1865 आते आते हमारे पास लगभग 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 1800 में लगभग 31 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे। 1865 आते आते 63 एलिमेंट्स हम नेचर में डिस्कवर कर चुके थे, और आज 2020 में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। ये हमारी आज तक की एलिमेंट्स की यात्रा रही है। तो 1800 से लगभग क्लासिफिकेशन के एफर्ट्स स्टार्ट हो गए थे, और उस समय स्टार्टिंग में इनिशियली जो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने छोटा मोटा कोई क्लासिफिकेशन दिया, वो हम बोलते हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन, लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। लेवोजियर ने क्या किया, 1800 के आसपास
सारे एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इनके बारे में आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आए हो। बाद में पता चला कि सारे एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स कैटेगरी के नहीं हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आज अगर मेटल की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं उनको अपन नॉन मेटल्स बोलते हैं। एलिमेंट्स टेंड्स टू, साथ साथ लिखते चलें, टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन and form cation, positive ion, are called metals। इसी तरह elements tends to accept electron and form negative ions or anions आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले तब तक फटाफट देख के लिखे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। मेटल्स धातु, नॉन मेटल्स अधातु। अधातुओं में लिख लें, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो अधातुएं कहलाती हैं। बाद में पता चला, लेटर ऑन, स्टार नोट डाल लें, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, इस बात को परीक्षित किया गया, देखा गया, दैट सम एलिमेंट्स हैव both characteristics and these are called metalloid, उपधातु हिंदी में बोलेंगे। बाद में देखा गया कि कुछ तत्वों में वो बहुत ही कम है मेटलॉइड, ज़्यादातर मेटल्स हैं नेचर के अंदर। अभी हम देखेंगे कितनी मेटल्स हैं, हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे, है ना, अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं। और कुछ नॉन मेटल्स हैं और बहुत कम मेटलॉइड्स भी हैं, 5-7 मेटलॉइड्स भी, उपधातु भी हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण, दोनों के कैरेक्टर 50-50% है ऑलमोस्ट, उनको हम कहते हैं उपधातु। तो ये कोई बहुत अच्छा ऐसा कोई था नहीं कि भी हम, मेटल्स भी तो कई तरह की होती है, बहुत सॉफ्ट मेटल्स भी होती हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल भी होती है, बहुत इनर्ट मेटल भी होती है, बहुत हार्ड मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी कई तरह की होती हैं, बहुत इनर्ट भी होती है, बहुत हार्ड, बहुत रिएक्टिव भी होती है, गैस भी है, सॉलिड भी है। तो इसलिए ये कोई इतना बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन था और थोड़ा माइक्रो एनालिसिस ज़रूरी था। तो लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ये एक क्लासिफिकेशन का एफर्ट था लेवोजियर के द्वारा। साइंटिस्ट लेवोजियर को हम हिंदी में लेवोसिए लिखते हैं और इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं। तो इस तरह से ये पहला एफर्ट आया, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर क्लासिफिकेशन के बाद में 1815-16 में साइंटिस्ट प्राउट ने एक बात बोली जिसको हम प्राउट हाइपोथेसिस बोलते हैं। प्राउट हाइपोथेसिस 1815-16, कुछ बुक्स में 15 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 16 लिखा हुआ है। जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आ गई थी उसके बाद प्राउट हाइपोथेसिस आई। ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, प्राउट हाइपोथेसिस वाज नॉट ए क्लासिफिकेशन, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, वर्गीकरण नहीं था। इन्होंने, लेकिन फिर भी इस प्राउट हाइपोथेसिस को बड़ा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि प्राउट ने ये एज्यूम किया, उन्होंने ये माना कि सारे अदर एलिमेंट्स के एटम्स हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बने हैं। एटम्स, साथ साथ लिखते चलना, एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, मेड अप ऑफ या मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ
formed by combination of H atoms. H atoms हिंदी मीडियम में लिख लें। इस प्राउट संकल्पना, हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं संकल्पना। प्राउट संकल्पना के अनुसार सभी तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन जिसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या 12 थी इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 12 H एटम्स, है ना। उन्होंने कह दिया 12 H एटम मिले। पहले नेचर उन्होंने माना कि जिस तरह से हम बायोलॉजी में मानते हैं कि पहले एक ही सेल बनी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, उसके बाद वो तरह तरह की सेल्स अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती गई और फिर उसके कॉम्बिनेशन से मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव बने। तो उसी तरह से इसमें ये माना गया कि नेचर ने पहले केवल H एटम बनाया और फिर कुछ ऐसा यूनिवर्स में ऐसी उस समय कंडीशन रही होगी या आज भी ऐसी कंडीशन किसी यूनिवर्स के किसी पार्ट में रही होगी, इतना टेम्परेचर, इतना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा कि एटम कंबाइन होकर के नए नए एलिमेंट्स के एटम्स में कन्वर्ट होते गए। जैसे नाइट्रोजन है 14 and 14 इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 14 H एटम्स, इस तरह से। और उन्होंने कहा, आप बोलोगे सर ये इस बात का, इतनी छोटी सी बात का क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है। पहली बार ये माना गया कि एटम्स में आपस में कोई रिलेशन है, एलिमेंट्स में आपस में कोई रिलेशन है। वरना उससे पहले ये माना जाता था 1815-16 से पहले जब 35-40 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, तो ये माना जाता था कि नेचर का हर एलिमेंट इंडिविजुअली स्पेसिफिक है। एक एलिमेंट के एटम का दूसरे एलिमेंट के एटम से कोई रिलेशन नहीं है, ये माना जाता था। नेचर जब बनी, मास जब बना, मैटर जब बना, द्रव्यमान जब बना, द्रव्य पदार्थ जब बने, तो हर एक के एटम अपने अलग अलग बने। प्राउट ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि सारे H एटम के मिलने से बने। पहले H एटम बना होगा और बाद में H एटम के कॉम्बिनेशन से अलग अलग एटम मिल गए होंगे। लेकिन प्राउट की ये हाइपोथेसिस में एक बहुत बड़ी फेलियर आई जिसको प्राउट दूर नहीं कर पाए कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, क्योंकि वो एटॉमिक मास को देखते थे, जिसका एटॉमिक मास H का एटॉमिक मास का जितने गुना मिलता था उसका उतना हम एटम से मिलकर बना मान लेते। 12 मिला तो 12 H एटम, 14 मिला तो 14 H एटम, O का 16 है तो 16 H एटम से बनाए। कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में मिलने लगा। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन जो था वो 35.5 था ऑलमोस्ट। इसका मतलब 35.5 H एटम्स से मिलकर बना होगा ये। हैंस it can be formed by 35.5 H एटम्स। और हाफ एटम कैसे होगा? हाफ एटम इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का उस समय बड़ा इफेक्ट था। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने बोल रखा था कि भैया एटम इनडिविजिबल है, एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। और एटम की एटॉमिक थ्योरी जो थी डाल्टन की, उसके बेस पर डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझा रखे थे, इसलिए वो एकदम साइंस में वेरीफाइड थ्योरी मानी जाती थी, प्रूव्ड थ्योरी मानी जाती थी, बहुत एक्सेप्टेड थी। और प्राउट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्लोरीन का एक एटम बनने में 35.5 H एटम मिले होंगे नेचर में, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाफ H एटम कैसे हुआ होगा, एटम तो टूट ही नहीं सकता। तो इसलिए डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की कॉन्ट्राडिक्टरी होने की वजह से इसको डिसगार्ड कर दिया गया, इसको उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि यहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा है, बाकी प्राउट की बात तो सही है, H एटम के मिलने से बन सकते हैं एटम्स। तो फेलियर इसका ये लिख लीजिए कि सम एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स वेर इन फ्रैक्शन, कुछ तत्वों के परमाणु भार भिन्नांकों में थे, अतः उन तत्वों को के परमाणुओं को H परमाणुओं से मिलकर बना मानने के लिए H परमाणु को विभाज्य मानना पड़ा। So by formation of atoms of these elements by combination of H atoms should be considered as divisible, which was not possible as per Dalton atomic theory.
जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार संभव नहीं था। तो ये सो इट वाज कॉन्ट्राडिक्टरी विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। व्हेनेवर ए फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट एलिमेंट वाज फाउंड, वाज ऑब्टेन्ड, जब भी कोई भिन्नांकों में परमाणु भार रखने वाला तत्व हमें मिलता तो उसको समझाने के लिए, उसको इस थ्योरी समझाने के लिए, हाइपोथेसिस समझाने के लिए एटम को डिविजिबल मानना पड़ता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसलिए इसको भी, इस एफर्ट को भी जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। और फिर बात आई जो वास्तव में पहला ढंग का क्लासिफिकेशन है वो हम बोलेंगे पहला जो ढंग का क्लासिफिकेशन है वो 1829 में आया, डॉब्रिनर्स ट्रायड। डॉब्रिनर्स ट्रायड 1829 में साइंटिस्ट डॉब्रिनर ने दिया। हिंदी में बोलते हैं डॉब्रिनर के त्रिक। 1829 में साइंटिस्ट डॉब्रिनर ने क्या किया, अपने समय तक के लगभग सभी नॉन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक मालूम थे, 40-42 एलिमेंट मालूम थे, 42 के आसपास, उन सभी एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में अरेंज करने की कोशिश की और उन 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स को ट्रायड कहा गया, त्रिक कहा गया। डॉब्रिनर अरेंज्ड elements in the group of 3 elements called triads. डॉब्रिनर्स ट्रायड। डॉब्रिनर ने, उन्होंने अपने समय तक के ज्ञात लगभग सभी तत्वों को 3-3 के समूह में बांटा। इन 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहा गया, 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड। जो ट्रायड होते थे उसकी 2 खास बात होती थी। पहली खास बात ये होती थी कि ट्रायड के, एक ही ट्रायड के तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑर्डरली चेंज होता था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स of triad were similar and फटाफट लिखते चलें, there was an orderly change in their physical properties. एक ही त्रिक के तीनों तत्वों के रासायनिक गुण लगभग समान होते थे तथा उनके भौतिक गुणों में एक क्रमिक परिवर्तन मिलता था। भौतिक गुणों में एक क्रमिक, ऑर्डरली चेंज, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन मिलता था। पहली खास बात ये होती थी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ऑफ middle element of triad was average of first and third element. बीच वाले सेकंड जो तत्व था, मिडिल तत्व, उसका परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत था। ये 2 खास बातें थी उन ट्राइड्स की। एग्जाम्पल, पहला ट्राइड जो उन्होंने बनाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7 हम सभी जानते हैं, पोटेशियम का 39 और सोडियम का 23। 39.1 होता है, 39 मान लो। तो देखिए, फर्स्ट और थर्ड का 39, 7 + 39 by 2, 46 by 2 = 23 आ रहा है बिल्कुल। और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। आज हम जानते हैं तीनों एल्कली मेटल हैं, 4 धातुएं हैं, एल्कली मेटल्स हैं, और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑर्डरली चेंज है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा ऑर्डरली चेंज है, मेल्टिंग पॉइंट इनका ऑर्डरली डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डरली डिक्रीज होता है, डेंसिटी ऑर्डरली इंक्रीज होती है ना। तो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, और बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड का एवरेज है। इसी तरह से दूसरा ट्रायड जो उन्होंने बनाया था, सेकेंड ट्रायड डॉबरिनर का, बहुत सारे ट्रायड बनाए थे, वो था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तीनों के तीनों एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु में। आगे बताऊंगा ये एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल क्या होती है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, एटॉमिक वेट इसका 40, इसका 137 और इसका अप्रॉक्सीमेट 88। तो अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो लगभग ये बैठेगा, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही बैठे, ऑलमोस्ट वही बैठेगा, 99% वही बैठेगा। 137 + 40/2 जो है वो आपका लगभग 137 और 40 कितना हो गया, 177/2, और 177/2 कितना हो जाएगा, 88.5 के आसपास बैठ रहा है। तो 88 ऑलमोस्ट वही बैठ रहा है। कुछ एक उन्होंने ट्रायड ऐसे भी बनाए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थे, जो आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, FeCONi। FeCONi का एटॉमिक वेट जा इसका लगभग 56 एटॉमिक वेट मानते हैं अपन, Ni का जो है वो 59 के आसपास मानते हैं, और जो कोबाल्ट का है उसका 58 पॉइंट समथिंग है, 59 के आसपास मानते हैं, 58.5 के आसपास। तो इन दोनों का एवरेज बैठाओगे तो लगभग इतना बैठ जाएगा, ऑलमोस्ट इतना बैठ जाएगा। इसी तरह से एक बार ये डी ब्लॉक के ट्रायड थे, इनके सभी के एटॉमिक वेट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ऑलमोस्ट, और इनके सभी के जो है ना वो एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट सेम है। तो फिर वो बीच वाला पहले और थर्ड का एवरेज भी हो गया, हालांकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं होता था, तो अपने आप ही एवरेज बैठ जाता था। एक और एग्जाम्पल 4 जो है वो आप अपने लिख लीजिए, रुथीनियम, रोडियम और पैलेडियम। रुथीनियम, रोडियम और पैलेडियम। ये रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम जो है ये आप इसके एटॉमिक वेट मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, स्टडी मटेरियल में लिख रखे हैं, उनको अच्छी तरह से देख लेना। तो ये 4 आप याद कर लो, 2 डी ब्लॉक वाले ट्रायड और ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक और ट्रायड याद कर लीजिए, एग्जाम्पल 5 लिख देता हूँ यहाँ पर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका 35.5 एटॉमिक वेट था, इसका 127, इसका 80। तो दोनों को देख लोगे, 35.5 + 127/2 का एवरेज निकालोगे तो 127 और 5 कितना हो गया, 127 और 5 132, 30 160, 162.5/2। तो कितना जाएगा ये, 81.75, ऑलमोस्ट 80 बैठ रहा था। तो ये 5 ट्रायड आप याद कर लीजिए फिलहाल। इस तरह से डॉबरिनर के ट्रायड बने और बड़े फेमस हुए कि यार तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा चेंज है, और बीच वाले का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड का एवरेज भी आ रहा है ऑलमोस्ट। लोगों को ठीक लगा, अच्छा लगा। लेकिन इसके भी कुछ फेलियर्स रहे, डॉबरिनर ट्रायड के भी कुछ असफलताएं रही, कमियां रही, फेलियर्स। पहला फेलियर तो ये रहा कि सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स के रूप में अरेंज ही नहीं किया जा सका। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम कुड नॉट बी अरेंज इन ट्रायड्स, सभी को त्रिक में जमाया ही नहीं जा सका। ठीक है। और दूसरी जो फेलियर रही कि थोड़े दिनों बाद में जैसा एक ट्रायड बना हुआ था उसी के जैसी प्रॉपर्टी वाला एक नया एलिमेंट को डिस्कवर हो गया। जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ट्रायड बना हुआ है, अब थोड़े दिनों बाद में रुबिडियम डिस्कवर हो गया। अब रुबिडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज भी वही है जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की है, तो इसको फिर अलग ट्रायड के रूप में रखेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायड के एक तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए तो एक ही ट्रायड होना चाहिए। तो फिर रुबिडियम को भी इसके अंदर शामिल करना पड़ा तो ये ट्रायड किस में कन्वर्ट हो गया, टेट्रायड में कन्वर्ट हो गया। तो पहले से बने हुए जो ट्रायड थे वो टेट्रायड में कन्वर्ट होने चालू हो गए। थोड़ी देर बाद में रुबिडियम के बाद में सीजियम डिस्कवर हो गया। सीजियम की प्रॉपर्टीज़ भी वही है जो रुबिडियम की है, पोटेशियम की है, सोडियम की, ये भी एल्कली मेटल है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ है।
तो इसको भी इसी में शामिल करना पड़ेगा, तो पेंटाड में कन्वर्ट हो गया। तो जो ट्राइड बनाए थे वो भी टेट्राड और पेंटाड में कन्वर्ट होने लगे, और कुछ को तो ट्राइड में अरेंज ही नहीं किया जा सका। यानी ये भी कोई लंबी स्कीम नहीं थी। साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है ट्राइड बनाए, अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ और क्लासिफिकेशन, ढंग का क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। और वो ढंग का क्लासिफिकेशन में एक नाम आता है डी चेन कॉर्टोइज के टेल्यूरिक हेलिक्स। अब वो डी चेन कॉर्टोइज के टेल्यूरिक हेलिक्स क्या है, और उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर लॉदरमेयर के कर्व, और उसके बाद हम देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो डॉबरीनर ट्राइड्स तक आज रखते हैं। इंट्रोडक्शन देखा हमने। डॉबरीनर के ट्राइड के बाद का जो आगे का वर्क है वो नोट्स भी आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा। नोट्स अभी 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएंगे। साथ साथ में आप एनसीईआरटी बुक रेगुलरली साथ साथ पढ़ते रहोगे। क्वेश्चन बैंक, डीपीपी सेक्शन साथ साथ मिलाते रहोगे।